नमस्कार। जय हिंद साथियों। मैं हूं विवेक औदिच्य। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, चंदन और अभिनंदन करता हूं दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल औदिच्य एग्जाम प्रिपरेशन पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, अनअकैडमी की तरफ से आप सभी लोगों के लिए सी टेट पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए दोस्तों एक बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि आपका 2 जुलाई से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इसकी फीस बहुत ही कम रखी गई है दोस्तों। यदि हम इसकी फीस की बात करें तो दोस्तों 729 रुपए मात्र। जी हाँ मेरे दोस्तों, 729 रुपए मात्र में आपको सी टेट, यूपी टेट और रीट और एमपी टेट की तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। सी टेट, यूपी टेट, रीट, एमपी टेट, इन सभी एग्जाम की तैयारी आपको मात्र 729 रुपए में कराई जाएगी दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 899 रुपीज लिखा हुआ है दोस्तों। 899 में 1 साल का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा, जो कि आपको 729 में किस तरीके से पड़ेगा अभी मैं आपको बताता हूं दोस्तों। देखिए, आप AUDI 10 AUDI 10 मेरा रेफरल कोड यूज करिएगा तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 899 में जो कोर्स है वह आपको 81 डिस्काउंट होकर के 809 का पड़ जाएगा। फिर आपके जब आप अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं तो आपको रिवार्ड्स पॉइंट मिलते हैं, वह आपके 80 होंगे। तो आपको 729 रुपए मात्र में यह कोर्स पढ़ने वाला है, जिसमें आपकी सी टेट की तैयारी, यूपी टेट की तैयारी या किसी भी स्टेट टेट की तैयारी, जिसमें आप रीट भी इंक्लूड होगा और एमपी टेट भी इंक्लूड होगा दोस्तों। दोस्तों, इनमें बात करूं, रीट और एमपी टेट के बैच भी लॉन्च हो चुके हैं। 29 जून से रीट और एमपी टेट का बैच लॉन्च है, आज ही ज्वाइन कर ले दोस्तों। और प्लस फीचर्स इसमें बहुत अच्छे अच्छे दिए हैं। आप फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हैं, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन आपको मिलेगी, रेगुलर डाउट्स भी क्लियर किए जाएंगे, फ्री टेस्ट आपको मिलेंगे, वीकली मॉक टेस्ट मिलेंगे, यानी कि सब कुछ आपको पैकेज मिलेगा मात्र 729 रुपए में दोस्तों। और इसका लिंक दिया है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया है, वहां से जाकर के आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, एक बार रेफरल कोड नोट कर लीजिएगा, तभी दोस्तों 10% डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज आपको 899 का ही कोर्स मिल पड़ेगा। यदि आप 729 का कोर्स लेंगे तो आपको AUDI 10 कोड डालना होगा दोस्तों। स्टार्ट करते हैं पहले अपनी श्रृंखला पे। पहले प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। वन्य जीव संरक्षण से कौन सा गैर सरकारी संगठन संबंधित है? तो दोस्तों, आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर रहे ये WWF फॉर नेचर ऑफ इंडिया, भारतीय वन्य जीव बोर्ड, राष्ट्रीय वन्य जीवन क्रिया योजना या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा WWF फॉर नेचर ऑफ इंडिया। प्रश्न नंबर 1 ये रहा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहा। चलिए चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? आपका क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता है? सर्वभक्षी उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता है या तृतीयक उपभोक्ता है? तो दोस्तों, मनुष्य जो होता है वह पालक भी खा सकता है, यानी कि साग भी खा लेता है, और वह मटन चिकन भी खा लेता है, यानी कि वह मांस भी खा लेता है। तो मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। तो हम इसको क्या कह सकते हैं दोस्तों? सर्वभक्षी उपभोक्ता कह सकते हैं। इसका राइट आंसर बी हो फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 1973 में, 1972 में, 1980 में या 1974 में? तो दोस्तों, प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस आपका 1973 में मनाया गया। आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर रहा ये, रेल परिवहन के लिए सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? कानपुर में, दिल्ली में, गोरखपुर में या महाराष्ट्र में? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर में। गोरखपुर में रेल परिवहन सबसे लंबा प्लेटफॉर्म स्थित है, जिसकी लंबाई 1.33 किलोमीटर है, जो कि पूर्वी उत्तर रेलवे जोन का मुख्यालय भी है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्वेश्चन नंबर 6, निरीक्षण विधि क्या है की विशेषता एक नहीं है? यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है। जी बिल्कुल मनोवैज्ञानिक विधि है। यह प्रत्यक्ष अनुभवों पर आधारित होती है। जी बिल्कुल होती है। यह एक बाल केंद्रित विधि है, जिसमें शिक्षक एक प्रशासक के रूप में होता है बिल्कुल सही। ये विधि विभिन्न सर्वेक्षणों द्वारा अपनाई जाती है। ये भी सही। तो दोस्तों इसमें से गलत कौन सा है ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न में सबसे गलत ऑप्शन यदि मैं बात करूं, वैसे तो सारे ही ऑप्शन इसमें सही होंगे, लेकिन पूछा गया है निरीक्षण विधि की विशेषता नहीं है। तो निरीक्षण विधि की यह विशेषता नहीं होती कि एक बाल केंद्रित विधि नहीं होती। ये आपको मिल गया क्लू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। निरीक्षण विधि की विशेषता ऑप्शन नंबर सी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जल चक्र के अनवरत चलने का कारण क्या होता है? दोस्तों सूर्य की ऊष्मा का जल को उष्मित करना, सूर्य की ऊष्मा का जल को बाष्पित करना, या जल बाष्प का वर्षा के रूप में धरती पर आना, या उपरोक्त में से सभी। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4th होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि देखिए दोस्तों वर्षा किस तरीके से होती है? पहले जो जल होता है वह सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य की रोशनी में, सूर्य की तप्त ऊष्मा में जल उष्मित होता है, फिर बाष्पन की क्रिया होती है, फिर संघनन की क्रिया होती है, फिर बादल बनते हैं और फिर वर्षा होती है। इसलिए उपरोक्त सभी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और जो नेक्स्ट प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन पर रहा ये दोस्तों, हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। तो 3 प्रकार के आर कौन कौन से होते हैं आपको बताने हैं दोस्तों। तो 3 प्रकार के आर में आपका होगा रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। दोस्तों इस तरीके से आपका होगा। राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, कम उपयोग, पुनः उपयोग और पुनः चक्रण। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और इस प्रश्न को मैं बता चुका हूं एक बार। सभी लोग कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट कर दीजिए, और जितने लोग अभी तक देख रहे हैं एक बार सभी लोग इस सेशन को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? मनुष्य किस प्रकार का उपभोक्ता होता है? तो मनुष्य दोस्तों सर्वभक्षी उपभोक्ता होता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। 10th नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कॉमन नेशनल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कॉमन नेचुरल गैस या सर्टिफाइड नेचुरल गैस? दोस्तों सीएनजी का पूरा नाम पूछा गया आपसे, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा दोस्तों। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। क्या हो जाएगा? और एलपीजी की यदि मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। दोस्तों एलपीजी में कौन सी 2 गैसों का मिश्रण होता है? तो एलपीजी में दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का मेहतर कहा जाता है? विषाणु को, जीवाणु एवं कवक को, मांसाहारी को, तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता को? तो दोस्तों प्रकृति का मेहतर,
प्रकृति का सफाई कर्मचारी, एक्सक्वेंजर, अपघटनकर्ता, डिकम्पोजर, ये सभी कवक और जीवाणु को कहा जाता है। कवक, जीवाणु या सूक्ष्म जीवों को कहा जाता है प्रकृति का मेहतर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? अशोक, नीम, पीपल या बरगद? दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वह आपका अशोक हो जाएगा। यदि मैं राजकीय पक्षी की बात करूं, पक्षी की, तो सारस क्रेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सारस क्रेन। यदि मैं बात करूंगा राजकीय पशु की तो बारहसिंगा हो जाएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? रोटेंजन, किलोबाइट, हर्ट्ज? दोस्तों रेडियोधर्मी प्रदूषण मापने की इकाई कहते हैं, रोटेंजन को कहते हैं। किलोबाइट दोस्तों केवी कंप्यूटर की यूनिट है जो मेमोरी बेस्ड होती है। हर्ट्ज की यदि मैं बात करूं तो आवृत्ति की इकाई हर्ट्ज होती है। और दोस्तों भूकंप नापने के लिए रिएक्टर पैमाने का प्रयोग किया जाता है। ध्वनि नापने के लिए डेसिमल यूनिट का प्रयोग किया जाता है। और ओजोन परत नापने के लिए आपको डाप्सन यूनिट का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, लंदन धूम्र पाया जाता है। लंदन धूम्र कहाँ पाया जाता है दोस्तों? तो शीतकाल में, सुबह के समय में लंदन धूम्र पाया जाता है। आपका आंसर डी सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, निम्नलिखित में से किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? निम्नलिखित में किस गैस का उत्सर्जन यातायात परिवहन में सर्वाधिक होता है? सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड? दोस्तों आपको पता होगा जब ऑटो डीजल का, या हम बात करें जब पेट्रोल का कंबशन होता है, दहन होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सीसा, पारा और कार्बन उत्सर्जित होता है। दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, हवा का एक तीव्र भंवर है जो समतापमंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। क्या कहा जाता है? हवा एक तीव्र भंवर है जो समतापमंडल में बनता है और अंटार्कटिका के ऊपर छाया रहता है। उस ध्रुवीय समतापमंडल बादल को क्या कहते हैं? ध्रुवीय बवंडर कहते हैं या एक व दो दोनों कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, जब एक जीव लाभ लेता है बिना दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी, मृतोपजीवी, सहभोजी या सहजीवी? जब दोस्तों एक जीव लाभ लेता है दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए हुए तो उसे कहते हैं सहभोजी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, भारत की 8वीं अनुसूची, 18 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों 24 हैं, 18 हैं, 22 हैं या 21 हैं? तो दोस्तों भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, जिसमें से आपकी 67वां संविधान संशोधन, 91वां संविधान संशोधन और 21वां संविधान संशोधन
उसके बाद इसमें पहले हमारे संविधान में 14 भाषाएं थीं और 8 भाषाएं संविधान संशोधन के बाद जोड़ दी गई, तो टोटल 22 भाषाएं हो गई। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा ये, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि इसमें आवेशित कण है, ये सूर्य के निकटतम है, ये पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है, इसमें ऊष्मा पैदा होती। तो दोस्तों क्षोभ मंडल वायु का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त होता है। क्योंकि दोस्तों वायुमंडल की यदि मैं बात करूं, सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल, इस तरीके से आपके मंडल होते हैं वायुमंडल में, एक्सोस्फीयर स्फीयर होती हैं। चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे अपने। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ये है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है खाद्य चक्र, श्रृंखला अभिक्रिया, खाद्य जाल या बायोमास का पिरामिड। दोस्तों खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहते हैं आप खाद्य जाल। सी आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है दोस्तों, तो वहां पे जुड़ जाइए। आपको जितनी भी टेस्ट सीरीज यहाँ पे कराई जाती हैं उसकी सारी की सारी आपको पीडीएफ फॉर्म मिल जाएंगी। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद साथियों।